प्रोग्राम मध्य मुकाबल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले पाक फौज ने बड़े फैसले कर लिए। डिजिटल दहशतगर्दी करने वालों को गिरफ्त में लाने का फैसला, 9 मई के मनसूबा साजों को डील देने से इनकार, मुल्क की सालमियत के ऑपरेशन पर सियासत को गलत रंग देने वालों के हवाले से तर्जुमान पाक फौज ने बड़ा बयान दे दिया। DGISPR की गैर मामूली ब्रीफिंग का तनाजुर क्या था, इसके अलावा बात करेंगे PTI पर एक और बड़ी मुश्किल, सख्त तरीन क्रैकडाउन, इस्लामाबाद के मरकजी सेक्रेटेरिएट पर पुलिस का छापा, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन समेत डिजिटल मीडिया के कई लोग गिरफ्तार। दूसरी जानिब बानी PTI का बड़ा एतराफ सामने आ गया, GHQ के सामने कॉल देने का एतराफ कर लिया। इसके अलावा बात करेंगे कौमी असम्बली कायमा कमेटी दाखिला के पहले इजलास में MNAs जर्मनी में अफगानों के हाथों पाकिस्तानी परचम की बेहुरमती और जलाने पर भड़क उठे। शदीद रद्द-ए-अमल, इस्लामाबाद के 380 गेस्ट हाउसेज में गैर कानूनी अफगानियों की रिहाइश पजीर होने का इंकशाफ, लिस्टें तलब, बड़ा एक्शन मुतवक्के। और इसके अलावा बात करेंगे इजलास में क्या हुआ, मुकम्मल तफसीलात क्या थी, इसको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे नबील गबोल आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा शामिल करेंगे हमारे प्राइवेट दफातर देख लें और सरकारी दफ्तरों की गंदी हालत देख लें। किसी गैर मुल्की को पार्लियामेंट बुलाते हुए शर्मिंदगी होती है। गंदगी देखें, लिफ्ट्स टूटी हुई हैं, सरकारी दफ्तरों में जाकर हालत देख लें। 600 अरब रुपए घाटे में चलने वाली PIA को ना बेचें तो क्या करें। विफाकी वजीर निजकारी अलीम खान ने कायमा कमेटी अरकान को चुप करा दिया। इजलास का आंखों देखा सनसनीखेज अहवाल जानेंगे रऊफ क्लास साहब की जुबानी। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं डिस्कशन के लिए सीनियर दिफाई तज्जियाकार कामरान यूसुफ साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कामरान यूसुफ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कामरान यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और अगैन आपकी जो रेलेवेंस है वो इस टॉपिक के लिहाज से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप बहुत अच्छे तरीके से इन तमाम हालात का तज्जिया भी देते हैं और ख़बर भी होती है आपके तज्जियों में। ये बताइए, जो आज की बहुत अहम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGISPR की, इसके मुहर्रिकात क्या थे, किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए, मुहर्रिकात तो यही थे कि आपको पता है कि ऑन गोइंग जो मुल्क के अंदर खास करके एस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान एक कॉन्फ्रंटेशन जारी है, इट इज़ एन ओपन सीक्रेट। और फिर तहरीक इंसाफ की तरफ से आए रोज़ या अदरवाइज बाकी जमातों की तरफ से मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए जाते रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, माजी में भी हमने देखा कि जब इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो जो पाक फौज के तर्जुमान हैं वो इदारे की तरफ से एक वजाहत देने की कोशिश करते हैं। तो आज की भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी इसी तनाजुर में थी। आई थिंक दो बड़े इशू, एक तो जो कुछ अर्सा पहले जो सिविल और मिलिट्री क़यादत ने फैसला किया था कि मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दी से निपटने के लिए ऑपरेशन अज़्म-ए-इस्तेहकाम शुरू किया जा रहा है, तो उसको लेकर के काफ़ी तनाज़ा बना। तहरीक इंसाफ, JUIF और जो बाकी जमातें खास करके खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उन्होंने बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि ये जो ऑपरेशन शुरू करने की बात हो रही है तो शायद माजी की तरह एक बड़ा फौजी ऑपरेशन है और जिसके नतीजे में वहाँ पर लोगों को नकल मकानी करनी पड़ेगी, कोलैटरल डैमेज होगा। एक तो उन्होंने इसके हवाले से क्लियरली एक वजाहत की कि ये जो ऑपरेशन अज़्म-ए-इस्तेहकाम है ये कोई फौजी ऑपरेशन नहीं है, बल्कि ये दहशतगर्दी के खिलाफ एक मुहिम है और जो ऑलरेडी जारी है तो उसको एक रीइन्विगरेट करने की बात की गई है। दूसरा, अगेन ऑब्वियसली उन्होंने निशाने पे रखा तहरीक इंसाफ को, खास करके जो पहले भी टर्म यूज़ करते रहे हैं, दोबारा उन्होंने टर्म यूज़ की डिजिटल टेररिज्म की, कि सोशल मीडिया के ज़रिए बकौल DGISPR के जो झूठी खबरें फैलाई जाती हैं, जो फ़ौज के खिलाफ, फ़ौज की क़यादत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो अगर आप ओवरऑल अगर मैं इसको समराइज करूं तो उससे यही चीज़ साबित होती है। फिर बाकी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि जो तहरीक इंसाफ, इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट जो कॉन्फ्रंटेशन है वो ना सिर्फ जारी है बल्कि आई थिंक हर गुजरते दिन के साथ वो मजीद डीपन होती जा रही है। अच्छा कामरान, आपने ऑपरेशन के बारे में बात की, डेफिनेटली क्लास साहब इसके ऊपर बात करेंगे कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की कि ये डिफरेंट है बाकी ऑपरेशन से और इसकी जो नौयत है ये फौजी ऑपरेशन है जो आपने भी अभी मेंशन किया। लेकिन इससे पहले ये बताएं, हम तनाजुर की चूंकि बात कर रहे हैं, ये जो आज हमने क्रैकडाउन देखा है और अगेन ये PTI के सेक्रेटेरिएट पे हमने देखा है जिस तरह रऊफ हसन साहब को गिरफ्तार किया गया, ये आपको क्या लग रहा है कि ये एक जीरो टॉलरेंस है उस जो सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन है, प्रोपेगेंडा है, उसके रद्द-ए-अमल के तौर पे, या जो बानी PTI ने बयानात दिए या बुशरा बीबी ने बयानात दिए उस हवाले से ये एक रद्द-ए-अमल सामने आया है?
देखिए, मैं इसको इस तनाजुर में देखता हूँ कि आज से कुछ अर्सा पहले जो वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हुकूमत ने इन प्रिंसिपल फैसला किया है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जा रही है और इसके हवाले से रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाएगा। और उसकी जो वजूहात उन्होंने बताई कि जो तहरीक इंसाफ की ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ हैं और ऐसे शवायद मौजूद हैं कि तहरीक इंसाफ और जो पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। तो आई थिंक ये जो आज की DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, जो रेफरेंस था रिगार्डिंग डिजिटल टेररिज्म तहरीक इंसाफ के हवाले से डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और फिर जो क्रैकडाउन की जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो उनका जो PTI का सेंट्रल ऑफिस इस्लामाबाद के अंदर उसको रेड किया गया, तो मैं तो उसको उसी तनाजुर में देखता हूँ कि जो रियासती इदारे हैं और हुकूमत भी फोर्स उसमें शामिल है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो शिकंजा है वो टाइट किया जाए और उस तरफ बढ़ा जाए कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद की जाए। तो ये जो क्रैकडाउन भी हो रहा है, आई थिंक ये उसी तनाजुर में इसको देखना चाहिए। कमरान, थैंक यू वेरी मच। अभी ये जो टर्म हम ये सुन रहे हैं, एक नई उन्होंने ईजाद की है, कोइन की है कि जनाब डिजिटल टेररिज्म, तो मुझे अब इस पे क्या कहा जाए? आप और मैं विटनेस हैं, अभी हमारी ज़िंदगियों का सामने ही हुआ है, कुछ ज़्यादा लंबा अरसा नहीं गुजरा। उस वक्त बड़े फ़ख्र से माजी में एक वो DGISPR साहब थे, वो इसको बड़ा प्राउडली इसको ओन भी करते थे, इन तमाम चीज़ों को जो डिजिटल थी या ट्विटर था, सोशल मीडिया। बल्कि एक उन्होंने टर्म उस वक्त भी निकाली थी, उसका नाम था, आपको याद होगा, वो कहते 5th जनरेशन वार। वो कहते जनाब ये 5th जनरेशन वार है, अब ये इस पे कीबोर्ड वॉरियर्स हम पैदा करेंगे। अब दुनिया के साथ जो लड़ाई होनी है ना, वो कोई जंगें नहीं होनी, तोपें गन्ने बम F-16 वो नहीं चलाने, अब हमने कीबोर्ड वॉरियर्स चलाने हैं, वो लॉन्च करेंगे। और लॉन्च किए गए सर। अब कहा जाता है नहीं जनाब ये तो डिजिटल दहशतगर्द हैं। ये हमारी आंखों के सामने ही हुआ है, 4-5 कोई 6-7 सालों की बात है सर। तो ये कैसे देखते हैं इसको सर जी? जब चाहे डिजिटल दहशतगर्द कहते हैं, जब चाहे वो उनको 5th जनरेशन कीबोर्ड वॉरियर्स कहते हैं, बड़ा खूबसूरत नाम है, बंदा एक दफा फैंसी वाला कीबोर्ड वॉरियर। और हर एक अपने को समझता है यार मेरे हाथ में तो बाशो वो क्या AK-47 राइफल लेके मैं बैठा हूँ, जब चाहूँ मैं किसी को अगले बंदे को ट्विटर पे बाशो लम्हा पा लूँ। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आई थिंक ये सम अप करता है कि पाकिस्तान की रियासत के जो हालात हैं, और आज अगर हम मुश्किलात से दो चार हैं तो यही वजह है कि हमने खुद ऐसे पौधे लगाए और तवक्को ये की कि ये पौधे बड़े होकर दरख्त बनेंगे और इनकी छांव में हम बैठेंगे या ये फलदार दरख्त होंगे, लेकिन उस पर हमें कांटे ही मिले। तो ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो साहब जो एक DGISPR थे, उन्होंने बड़ा प्राउडली कहते थे कि हमने एक ऐसी फोर्स तैयार की है कि जो दुश्मन का जवाब देगी, और 5th जनरेशन वॉरफेयर जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। और वो खुद भी बाज़ दफ़ा इतने जज्बाती हो जाते थे कि भारत का एक जो रिटायर्ड मेजर था उसके साथ भी अपने आप को एंगेज करना शुरू कर रहे थे, हालांकि उनका रैंक अपना खुद बहुत बड़ा था, तो शायद बाद में इसी वजह से उनको फिर आई थिंक हटा भी दिया गया। तो ये सोचने वाली बात है। आई थिंक जितनी जो हमारी पॉलिसीज हैं, और इनफैक्ट इस वक्त जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचा रहे हैं वो वही पहुंचा रहे हैं, वो सियासी जमात जिन पर वो तकिया करते थे, जिनको उन्होंने पोर्ट्रे किया कि जी पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन लीडर हैं, ज़बरदस्त जमात है, उसी ने सबसे ज़्यादा इनको डसा। फिर हमारे अपने मीडिया के अंदर जिन सहाफ़ियों के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट ने तकिया किया, उनको बैकग्राउंड ब्रीफिंग्स देते थे, उनको पूरी फाइल्स दिखाते थे, वही उन लोगों के खिलाफ हुए। और ना सिर्फ वो, बल्कि जो उनके अपने जो रिटायर्ड जर्नैल हैं, जो अब बहुत कम नज़र आते हैं, वो जो फौज के गुण गाया करते थे, इवन जब ये दरार पैदा हुई तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, तो उन्होंने तहरीक इंसाफ और इमरान खान का साथ दिया। तो आई थिंक जहां हम ये इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त हमें सिक्योरिटी चैलेंज का सामना है, दहशतगर्दी बिल्कुल ना सिर्फ सर उठा रही है, उठा चुकी है, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी सोचना चाहिए, रिफ्लेक्ट भी करना चाहिए कि आखिर बार बार हम एक ही जगह पे आके क्यों खड़े हो जाते हैं। तो उस सोच को भी बदलने की जरूरत है। और आज जिस डिजिटल टेररिज्म की बात कर रहे हैं DGISPR साहब, उसकी बुनियाद उनके प्रीडिसेसर ने ही रखी थी। उन्होंने ही रास्ता दिखाया था कि आपने अपने मुखालफिन को कैसे रन डाउन करना है। और फर्क ये है कि आज वही जो लोग इन्होंने तैयार किए थे, जो मेडिसिन वो दे रहे थे कि आपने दूसरों को खिलानी है या पिलानी है, वो आज एस्टेब्लिशमेंट को पिला रहे हैं, और एस्टेब्लिशमेंट अब उन्हें डिजिटल टेररिज्म कह रही है। अच्छा सर, आपने बड़ा अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया, लेकिन वो जिनकी हम बात कर रहे हैं प्रीडिसेसर थे इनके DGISPR साहब के, जो माजी में रहे हैं,
वो तो ये कहें कि जनाब ये मेरे अकेले का फैसला थोड़ा था, ये पूरा GHQ उस वक्त बैठा होगा, आर्मी चीफ उस वक्त जनरल बाजवा साहब बैठे होंगे, तमाम के तमाम लोगों ने बैठ के ये पॉलिसी बनाई होगी, या उससे पीछे जाएं, आर्मी चीफ के बगैर तो ये फैसले नहीं हो सकते। पूरे के पूरे उस वक्त के कोर कमांडर्स बैठे होंगे, फॉर्मेशन कमांडर्स बैठे होंगे कि ये पॉलिसी बनानी। और उस वक्त ये कीबोर्ड वॉरियर जो थे बेसिकली देवर हेल्पिंग इमरान खान, और इनका इमेज बिल्ड करने के लिए जनरल बाजवा साहब जो जनरल फैज साहब का प्रोजेक्ट था, तो उनका मकसद तो यही था कि खान साहब को ला के हमने इनसे एक्सटेंशन लेनी है, या कल को हमने 2022 में आर्मी चीफ बने, उनके तो अपने उनके वो थे, उनके मफादात थे। सो ये तो पूरे का पूरा इदारे का फैसला था सर कि हमने कीबोर्ड वॉरियर जो है वो पैदा करने, जैसे आज पूरे ये इनका इंस्टीट्यूशन का फैसला नहीं भाई साहब, ये तो दहशतगर्द हैं, डिजिटल दहशतगर्द हैं। सो जो बात आप कह रहे हैं कि दोनों साइड पे उस वक्त भी GHQ का फैसला था, अब भी GHQ का फैसला है सर। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आई थिंक जब मैं ये बात करता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि किसी इंडिविजुअल का फैसला था। ये बिल्कुल जब आप किसी को DGI SPR लगाते हैं या एज अ मैटर ऑफ फैक्ट किसी भी पोजीशन पे लगाते हैं, तो ये फैक्ट है कि जो अस्करी क़यादत होती है या आर्मी चीफ की जो पॉलिसी होती है उसको वो फॉलो कर रहे होते हैं। और एक क्लियर डिफरेंस, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जो उस वक्त DGI SPR थे उस वक्त जनरल बाजवा की जो पॉलिसी थी वो उसको रिफ्लेक्ट कर रहे थे, और जो मौजूदा DGI SPR हैं वो इदारे की और जो मौजूदा आर्मी चीफ है उनकी पॉलिसी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और एक क्लियर डिफरेंस जो आपको नजर आता है दो के, अगर आप देखें माजी में जो DGI SPR थे जब जनरल बाजवा थे तो बहुत फ्रीक्वेंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुआ करती थी, सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत ज्यादा वो इंगेज किया करते थे लोगों को। लेकिन मौजूदा जो DGI SPR हैं, क्योंकि मौजूदा आर्मी चीफ की पॉलिसी है कि आप स्ट्रिक्टली अपनी जो इंगेजमेंट है उस तरीके से जो पब्लिक आउटरीच है उसको आप कम करें। मसलन एक चीज जो मुझे पता है कि नए जो आर्मी चीफ जब ये बने थे तो अनलाइक जो पास की प्रैक्टिस थी, बहुत सी ऐसी इंगेजमेंट जो अदरवाइज ISPR प्रेस रिलीजेज जारी करती थी, मसलन बहुत से ममालिक के जो एम्बेसडर्स हैं वो आज भी आर्मी चीफ से मिलते हैं, माजी में भी मिलते थे, माजी में कोई भी मिलता था तो उसकी जो प्रेस रिलीज जारी होती थी। लेकिन मौजूदा आर्मी चीफ जब आए उन्होंने कहा कि स्ट्रिक्टली जो प्रोफेशनल जो इश्यूज हैं, मसलन कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस होती है या फॉर्मेशन कमांडर्स की, उसके अलावा आप कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं करेंगे। मैं किससे मिलता हूँ, अगर एम्बेसडर से मिलता हूँ तो उसकी कोई तस्वीर कोई कुछ जारी नहीं होगा, और वो उसको ISPR फॉलो कर रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो पॉलिसी फॉलो होती है ये ऊपर इदारे की पॉलिसी बनती है तो उसके मुताबिक फिर उसको फॉलो किया जाता है। तो वो जो कीबोर्ड वॉरियर्स तैयार करने की पॉलिसी थी वो जाहिर है कि एक इंडिविजुअल की नहीं थी, वो इदारे की थी और उस वक्त के आर्मी चीफ की थी। बहुत शुक्रिया आपका कामरान, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत शुक्रिया। कामरान यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये जो आज की अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसके तनाजुर के हवाले से अपना तज्जिया पेश कर रहे थे। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, हमारे साथ नबील कबूल साहब मौजूद होंगे और ये कौमी असम्बली की कमेटी बराए दाखिला है जिसका इजलास हुआ और जिसमें शदीद एहतजाज किया गया है मिनिस्टर की जानिब से। ये जो वाक़या जर्मनी में हुआ है, अनफॉर्चुनेट वाक़या जहाँ पे पाकिस्तानी सफारतखाने के झंडे को अफगानी शहरियों की तरफ से आग लगाने की कोशिश की गई है, क्या कहा आज के इजलास में, क्या गुफ्तगू रही, इसके ऊपर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नबील कबूल साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नबील कबूल साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया नबील कबूल साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नबील कबूल साहब, जो बात हम आज करेंगे आपसे, आज कौमी असम्बली की जो ये कायमा कमेटी बराए दाखिला इसका पहला इजलास हुआ और इसमें जो टॉपिक अंडर डिस्कशन था वो जर्मनी का जो वाक़या हुआ है पाकिस्तानी सफारतकार के बाहर, उसके हवाले से ये था। आपने क्या मौक़िफ़ दिया, इस वाक़े को आप किस नज़र से देख रहे हैं, ज़रा बताइएगा। सबसे पहले मैंने आज कमेटी के अंदर कंडेम किया और मैंने अपने फॉरेन ऑफिस को भी कहा कि जो जर्मनी के अंदर फ्रैंकफर्ट में जिस तरह हमारे पाकिस्तान के कॉन्सुलेट में अफगानी नेशनल के लोग अंदर घुसकर उन्होंने पाकिस्तान का झंडा उतारा, उसकी बेरुखी की है और अफगानिस्तान का झंडा लहराया उन्होंने। और दूसरी तरफ जो है यही अफगानी जो है आज इस्लामाबाद के मार्केटों में आप जाएं, सड़कों पर जाएं, गेस्ट हाउसेज जितने बने हुए हैं उसमें जाएं, यहाँ पर हम मेहमान नवाजी कर रहे हैं उनकी, और जर्मन एम्बेसी की तरफ से इनको यहाँ पे ठहराया गया है इनलीगल अनऑथराइज्ड जो गेस्ट हाउसेज है इस्लामाबाद के अंदर, जो कि तकरीबन मैंने इसके ऊपर इंक्वायरी की है 380 इनलीगल अनऑथराइज्ड गेस्ट हाउसेज है इस्लामाबाद के अंदर। वहां पर 70% से 80% ऑक्यूपेंसी जो है वो अफगान नेशनल्स का है,
जिसमें मैंने कमेटी की मीटिंग में कहा सेक्रेटरी इंटीरियर को और चेयरमैन सीबीआई को कि इनकी आप इंक्वायरी करें और आईजी इस्लामाबाद को कि इनमें से लीगल कितने हैं और इलीगल कितने, क्योंकि जो मेरी इंफॉर्मेशन है कि अगर 4 फैमिलीज रह रहे हैं वहाँ पर जिनके पास पीओसी कार्ड है और अगर वो रेफ्यूजीज है तो उनके साथ 4 जो है इलीगल भी रह रहे हैं। तो यही लोग जाकर फिर बैरून मुल्क में जाकर अगर हमारे पाकिस्तान के झंडे की बेइज्जती करते हैं और दूसरी तरफ हम मेहमान नवाजी कर रहे हैं, इसको मैंने कंडेम किया है और मैंने आईजी इस्लामाबाद को कहा कि एक ऑपरेशन करें गेस्ट हाउसेस के अंदर जितने भी ये इलीगल इमिग्रेंट्स रह रहे हैं, अफगानी रह रहे हैं, इनके ऊपर इनकी छांटी करें, देखें कि कितने मैं समझता हूँ बड़ी तादाद में यहाँ पे अफगानी घूम रहे हैं इस्लामाबाद के शहर में। रेड जोन जैसे इलाके में गेस्ट हाउसेस भरे हुए हैं जिसपे चेयरमैन सीडीए ने भी अपना मौक़िफ़ पेश किया और आईजी इस्लामाबाद ने भी अपना मौक़िफ़ पेश किया कि वो जल्द ऑपरेशन करेंगे इसके ऊपर। जी बहुत शुक्रिया नबील कबूल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। मैं भी वहाँ पे मौजूद था। आज बड़ी इंपॉर्टेंट और मैराथन किस्म की आपकी ये ब्रीफिंग थी। पहली कमेटी के आपका इजलास था और उसमें ये आपके MNAs और बहुत बड़ी तादाद में मेरा ख्याल 16-17 के करीब जो महकमे डिपार्टमेंट्स हैं उनके हेड्स आए हुए थे। सेक्रेटरी इंटीरियर थे, DGFI उसमें DGFI CDO चेयरमैन या IG इस्लामाबाद और सारे ये FC के ब्रिगेड्स वगैरह कमांडर सब वहाँ मौजूद थे। आपने और हनीफ अब्बासी साहब ने इस मसले पे एजिटेट किया और आपने खुद ही इसको रेज़ किया इस मसले को। आखिर क्या वजह है कि मतलब यहाँ पे हम उसमें आते हैं, अखवान्स आते हैं, रहते हैं, फिर इसको ट्रांजिट के तौर पर यूज़ करते हैं। वेयर इज़ द फ्लॉ कि वो फिर बाहर जाके क्यों हमारे ख़िलाफ़ हो जाते हैं? आप इसको कैसे देखते हैं एज ए पार्लियामेंटेरियंस कि वो जिस मुल्क में आते हैं अपने आप को सेफ फील करते हैं, यहाँ से आगे जाते हैं, वो बाहर जाके हमारे क्यों इतने खिलाफ हो जाते हैं? बल्कि किसी ने कहा भी, शायद आपने कहा कि क्रिकेट में देखें वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हमारे खिलाफ नारेबाजी और इस तरह की ज़बानों यूज़ करते हैं। सो वेयर इज़ द प्रॉब्लम? कि प्रॉब्लम हमारे साथ है कि हमने कोई अखवानों के साथ अच्छा नहीं किया, या हम समझते हैं वो हमारी मेहमान नवाजी का सलूक को अच्छा नहीं कर रहे? आपको क्या लगता है सर को हमारा कसूर भी है कि हमने पूरे अफगानिस्तान को 30-40 साल तक जो इंटरवेंशन रही हमारी तरफ से? ये बिल्कुल हमारा कसूर है, बिल्कुल हमारी गवर्नमेंट का कसूर है कि हम 30-40 साल तक हमने इनको रेफ्यूजीज बना के रखा, हमने इनको आबाद किया यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर। कराची भरा हुआ है मेरा इलाका, लियारी के इलाके में कितने अफगानी हैं, इसके अलावा सौराबकोट भरा हुआ है, बाकायदा अफगान कैंप है और क्राइम में भी इन्वॉल्व है। और सबसे देखे इम्पोर्टेंट बात ये है जो मुझे बहुत अफसोस होता है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से हमारे इलाके पे जो है टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं और हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, वो लड़ रहे हैं हमारे लिए बॉर्डर्स पे, और अटैक जो है वहाँ से अफगानिस्तान के सरजमीन से बैठ के ये प्लान करते हैं और वहाँ से अटैक करते हैं। ये हमारी कमजोरी है कि हम अफगानिस्तान को स्ट्राइक बैक नहीं कर रहे हैं। ये जो ऑपरेशन की हम रजल फसाद की बात कर रहे थे इसीलिए कर रहे थे जिसकी मुखालफत PTI के लोगों ने की, मेंबर्स ने की। जब वो हमें मार रहे हैं और हम उल्टा उसकी मेहमान नवाजी करें, पॉलिसी गवर्नमेंट को अपना बदलना चाहिए। हमें खासकर जो है जर्मन एम्बेसी को, जर्मन गवर्नमेंट को ये बताना चाहिए, फॉरेन अफेयर्स को, हमारी मिनिस्ट्री को बताना चाहिए कि देखें ये जो फ्रैंकफर्ट में हुआ है वाकया और इसी तरीके से वाकया न्यूयॉर्क में भी हुआ है, इंग्लैंड में भी हुआ है। अफगानी जो है वो मेरे ख्याल में देखें शायद उनके अपने नस्ल में जो है ना बेवफाई लिखी हुई है कि जो आप पर एहसान करे वो कहते हैं ना उसकी शर्त। कबूल साहब आप, मैं एक और पॉइंट पे बात कर रहा था। अब अफगान भी तो हमसे शिकायत कर सकते हैं कि हमारा मुल्क था, इंटरवेंशन हुई पाकिस्तान की तरफ से, जो माजी की इस्टेब्लिशमेंट रही हैं, गुड तालिबान के नाम पे उन्होंने ये तमाम तालिबान जो काबुल पे ये हुक्मरान बैठे हैं जिनके डर से ये सारे लोग छोड़कर निकले हैं, अफगानिस्तान छोड़ा है और ये बाहर जाना चाहे, पढ़े लिखे ये बच्चे हैं मोस्टली, जो पिछले नेटो के दौर में 20 सालों में एक नस्ल जवान हुई है 9/11 के बाद। तो ये तो वहाँ पे अफगान तालिबान की वजह से, उनके डर की वजह से वहाँ से निकले हैं, फैमिलीज लेके, बच्चे ने लेके, और वो ये समझते हैं कि मौजूदा जो हुक्मरान है काबुल पर बैठे हैं इनको सारी सपोर्ट पाकिस्तान की थी और इन्होंने हमें डिसलोकेट करवाया, इन्होंने वहाँ से इनकी पॉलिसीज़ की वजह से पाकिस्तान की हमें अपने घर छोड़ने पड़ गए। सर तो आप समझते नहीं कि उनके दिल में भी गुस्सा है, कावड़ है कि हमारे पाकिस्तान की पॉलिसी जो है वो तालिबान को सपोर्ट करते रहे इन द नेम ऑफ गुड तालिबान के ये बड़े अच्छे हुक्मरान होंगे। राहुल भाई ये तो एक लंबी बहस है और ये उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू तो है ना। मैं जस्ट ये कह रहा हूँ जब हम उनको कहते हैं कि वो एहसान नहीं मानते तो वो बेचारे भी तो कहते होंगे कि भाई साहब आपने आके हमारे घर तोड़े, बम्बारमेंट करवाया, तालिबान आके किए, मार धाड़ हुई, तो उनका भी तो एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है सर।
ये अच्छे बेचारे कि अपने मुल्क के अंदर जो है टेररिस्ट को पालते हैं। उसामा बिन लादेन को पाला उन्होंने, और कितने हमारे यहाँ भी तो बरामद हमारे से तो वो बरामद हो गए थे। चले सर, बरामद तो हमारे ये ककूल के करीब से हो गया भाईजान, बरामदगी तो हमारे से हुई है। बरामदगी हुई है लेकिन पाला उन्होंने ना जी। और उसके बाद जो है आज भी आप देखें कि जो तालिबान कहते हैं, वहाँ पे जो तालिबान की हुकूमत है वो कौन सा हमारे साथ जो है अच्छा बर्ताव रख रही है। हमने, आप कह रहे हैं कि हमने उनके साथ इंटरवेंशन में हमने जो है सपोर्ट किया, पाकिस्तान ने सपोर्ट किया। तो मुझे सिर्फ एक बात समझा है कि जी इंटरवेंशन में हमने जो है अगर सपोर्ट किया, अगेंस्ट टेररिस्ट सपोर्ट किया, हमने टेररिस्ट के खिलाफ, वहाँ पर टेररिस्ट जो है फैले हुए थे अफगानिस्तान में, टेररिस्ट के खात्मे के लिए किया। लेकिन साथ साथ फिर हमने रेफ्यूजीज बनाकर उनको कितने, मेरे ख्याल में कोई 10 लाख अफगान रेफ्यूजीज जो थे वो आज भी पाकिस्तान में उन्होंने जो है जाली शनासी कार्ड बनाए, पीओसी कार्ड बनाए और आज भी रह रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमने तो फिर भी अच्छाई की, हमने मेहमान नवाजी की। हमने 1947 में जो हिजरत करके लोग आए उनके लिए अपने दरवाजे खोले, इसी तरह अफगानियों के लिए भी हमने अपने दरवाजे खोले। जिस तरह उन्होंने हमारी कदर नहीं की, इसी तरह अफगानी हमारी कदर नहीं कर रहे हैं। तो जहाँ हमारे झंडे जलाए जा रहे हैं, हम उनकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं। यहाँ पर इस्लामाबाद में गेस्ट हाउसेस के अंदर ट्रांसजेंडर की मैंने बात की कि यहाँ पर आप मुझे पता है अफगानी ट्रांसजेंडर, यानी आप इमेजिन करेंगे वो कैसे दिखते होंगे, कैसे, यानी उनको सिर्फ ट्रांसजेंडर बनकर जो है रेफ्यूजी के तौर पर लिया जा रहा है अमेरिका में और जर्मनी में। तो ये हमारे कोई हमदर्द तो नहीं है ना जी। तो हमें अपनी पॉलिसी बदलना चाहिए। वो भी तो इंसान है, अगर ट्रांसजेंडर पैदा किए, खुदा की मखलूक हैं, अगर उनको जर्मन या अमेरिकन बुला रहे हैं, और मुझे ये पता चला है कि ये तो जर्मन जो हैं या अमेरिकन जो हैं, जितने भी यहाँ पे अफगान ट्रांसलेट के तौर पर रह रहे हैं, तो इसकी फंडिंग जो है वो जर्मन एम्बेसी और जर्मन ये अमेरिकन कर रहे हैं। डॉलर भी तो आ रहे हैं, मार्केट इकॉनमी भी तो है, बिजनेस भी तो लोगों को मिल रहा है, नौकरियां मिल रही हैं थोड़ी सी। अब ये नहीं समझते कि इससे इन 2 सालों में इस्लामाबाद या ये शहर हैं, यहाँ पे इकॉनमी बेहतर हुई है, लोगों का बिजनेस भी बेहतर हो, डॉलर्स आए हैं सर, इसके अगेंस्ट वो डॉलर। अगर आप इलीगल गेस्ट हाउसेस को बिजनेस समझते हैं, अनऑथराइज सीडीए की तरफ से उनको इजाजत है, हाँ फायदा जरूर सीडीए के कुछ ऑफिसर्स को मिलता है जो इलीगल गेस्ट हाउसेस को, अनऑथराइज गेस्ट हाउसेस को इजाजत दे रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो अपने गेस्ट हाउसेस बनाए। तो मैं नहीं समझता इससे कोई फॉरेन जो है कोई फंडिंग हो रही है। लेकिन बहरहाल मैं अपनी गवर्नमेंट से यही कहूँगा कि इनकी मेहमान नवाजी छोड़ दें, और जो हमारे साथ सच्चे नहीं है, बाहर आप देखें पाकिस्तानियों के साथ कैसा बर्ताव है अफगानियों का। यानी आप देखें कि ये जो क्रिकेट मैच कोई देख लें, कितनी नफरत है इनके दिल में हमारे लिए। तो ये चीज नाकाबिले बर्दाश्त है। बहुत शुक्रिया सर जी, थैंक यू वेरी मच। नबील कबूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अपनी ओपिनियन हमारे साथ शेयर करते हो। जो आज इजलास हुआ उसकी हमारे साथ जो डिटेल्स हैं वो शेयर कर रहे थे। और यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। क्लासेस साहब मौजूद थे, खैर आप आज के इस में भी मौजूद थे, ये जो इजलास की हम बात कर रहे हैं। एक और इजलास हुआ निचकारी कमेटी का, उसकी डिटेल्स हैं जो क्लासेस आपके पास मौजूद है, और जहाँ पर PIA की प्राइवेटाइजेशन और PIA को क्यों प्राइवेट करना चाहिए, इस हवाले से बातचीत हुई। क्लास साहब से पूछेंगे कि क्या डिटेल्स रही इस इजलास की। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, जैसा मैंने ब्रेक से पहले कहा कि कौमी असम्बली की निचकारी कमेटी का भी आज इजलास हुआ, इस इजलास में भी आप मौजूद थे। सो यू हैड अ हेक्टिक डे, और जो इन तमाम मामलात हैं आपने इसको बड़ा अंदरूनी तौर पे देखा कि डिस्कशन क्या हुई। अब यहाँ पर वफाकी वजीर अलीम खान साहब ने बताया बहुत सारी बातें कि उन्होंने कंपैरिजन किया कि गवर्नमेंट सेक्टर में पार्लियामेंट का अगर ख्याल नहीं कर सकते तो PIA किस तरह संभालेंगे, और PIA को बेचना क्यों ज़रूरी है, क्या कहा उन्होंने, डिटेल्स क्या है? हाँ, जैसे आपने कहा हेक्टिक डे था, 3 बल्कि अच्छा खासा पलंदा है मेरे पास, तो 3 आज कमेटीज़ की बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी, तो तीनों ही मैंने जाके लकीली कोई उनको मैं अटेंड किया, सुना, बहुत सारी अच्छी ब्रीफिंग, मतलब एनलाइटन इंटीरियर की ये ब्रीफिंग थी, वहीं से थोड़ा सा मैं शुरू कर दें जिसका भी जिक्र किया। तो बड़ी मैसिव थी वहाँ पे। खुर्रम नवाज साहब जो हैं चेयरमैन कमेटी, वेरी कूल मैन, बड़े अच्छे तरीके से कमेटी उन्होंने चलाई, मेम्बरान थे बड़े अच्छे, उन्होंने तरीके से प्रोसीडिंग हुई। साहिबजादा हामिद रज़ा साहब थे, फिर हनीफ अब्बासी साहब थे, नबील कबूल साहब थे, वो जमाल वो रसानी हैं वो थे। तो इस तरह के वहाँ पे उसमें थे जिन्होंने बड़े अच्छे सवालात भी पूछे, और वहाँ सेक्रेटरी इंटीरियर आए हुए थे, और फिर DG FIA थे, और फिर
नेक्टा के ताहिर साहब हैं, वेरी काबिल पुलिस अफसर हैं। तो इस तरह की बड़ी एक कमांड थी और तमाम लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से ब्रीफिंग दी। उसमें कमांडर से, उसमें KP से आए हुए थे, FC के, फिर बलूचिस्तान से आए हुए थे। वो एक लंबी डिटेल है, मैं फिर किसी वक्त कल परसों उस पर बताऊँगा। उन्होंने पूरी ऑपरेशन पे बताया कितनी शहादतें हुई हैं, कितने लोग वहाँ पे दहशतगर्द मारे गए हैं और बड़ी हीटेड डिबेट्स भी हुई हैं वहाँ पे। सो उसको ज़रा थोड़ा सा साइड पर 3 घंटे तक वो चली है मीटिंग। अब इसे देख लेंगे कितनी कम्प्रीहेंसिव थी। मैं ज़रा आज क्योंकि उस पर नबील कबूल साहब ने बात कर ली है ना थोड़ी सी, तो उसको थोड़ा सा साइड पे कर दो। मैं इस पर प्राइवेटाइजेशन पे आता हूँ। इसमें पूरा मैंने ये जो इसका एजेंडा था वो सारा मैंने सुना है। अच्छी चीज़ ये थी कि अलीम खान साहब खुद आए हुए थे एज ए मिनिस्टर, जो बड़ा कम होता है क्योंकि उसमें ये इंटीरियर कमेटी के इजलास में वो नहीं थे, मोहसिन नकवी साहब नहीं थे, जिस पर एतराज़ भी किया उन्होंने। मियाँ रफ़ीउल्लाह साहब जो MNA उन्होंने भी किया। तो पता चला कि वो जो है नकवी साहब वो पाकिस्तान से बाहर हैं, इसलिए वो नहीं आ सके। लेकिन वहाँ पे अलीम खान साहब जो हैं वो निजकारी उसमें ये कमेटी के इजलास में मौजूद थे। तो खैर उस पर वहाँ पे CEO जो है PIA को उन्होंने भी ब्रीफिंग दी, फिर सेक्रेटरी एविएशन थी उन्होंने भी ब्रीफिंग दी। तो वो सारी गुफ्तगू हो रही थी, सवाल जवाब अगेन बड़े अच्छे हुए। जो उस पर सहर का इमरान साहबा जो है उन्होंने कुछ पॉइंट्स उठाए, उस पर कल स्टोरी करेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो उन्होंने क्वेश्चन रेज किए। अहम चीज़ ये थी कि एक दो मतलब ये ख्याल था कि शायद PA की निजकारी जो है ना नहीं करनी चाहिए, हमें इसको बेहतर करके कुछ अपना एक नेशनल कैरियर है, हमें इसको चलाना चाहिए। इस पर अलीम खान साहब ने बड़ा मतलब एक सुलझे हुए तरीके से उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। मैंने तो उनको पहली दफ़ा सुना किसी इस तरह की कोई मीटिंग में, कमेटी में। और मुझे कहने दें जो भी बैसेज इसको समझे जाए, मेरी पहली दफ़ा जैसे मैंने कहा कि उनको मैंने किसी कमेटी में बोलते सुना। इमरान खान साहब अगर उस वक्त उस्मान बुज़दार की जगह अलीम खान साहब को ये पिक करते ना एज ए चीफ मिनिस्टर, ही माइट हैव बीन अ वेरी गुड चॉइस। उन्होंने जिस तरीके से कमेटी से गुफ्तगू की और उनके सवालात के जवाब दिए हैं, और मेरा ख्याल उस्मान बुज़दार साहब से 1000 गुना वो बेहतर चीफ मिनिस्टर के तौर पर आते उसके लिए वहाँ पे पंजाब में। उन्होंने कहा जनाब जब इसकी अपोज आप करते हैं, और उनके CEO भी कह रहे थे, उन्होंने कहा 2015 में उनके CEO ने कहा कि 2015 में भी उस वक्त फैसला हुआ था कि इसको ना इसकी निजकारी कर दी जाए PIA की। लेकिन उन्होंने कहा जनाब कि नहीं, इसको नेशनल कैरियर के तौर पर हमने रखना है, और इसको डेफर कर दिया, नहीं की गई। उस मतलब 2015 से लेके अब तक वो कहते हैं 9 सालों में 500 बिलियन रुपीस का नुकसान हुआ है। 500 अरब रुपए का अगर उस वक्त कर देती तो 500 बिलियन रुपीस आज आपको बच जाना था। फिर एक जहाज पे 500 बंदा लगा हुआ है, एक जहाज पे पाकिस्तान के PA में। अब वो कहते हैं हम कम करके शायद 219 से 20 के करीब लेकर आए हैं। अब देखना पोलिटिकली तौर पर अपॉइंटमेंट्स बहुत हुई हैं, ओवर स्टाफिंग की गई, जिसकी वजह से अभी भी वो कहते हैं साल का PA का आप इसको अगर आज भी बेचे तो 100 रुपया आपको वो आपको आके बच जाएगा। मेन जो उन्होंने बात की कि हुकूमत कैसे चलाए, जो असल ये बात अलीम खान साहब ने की, उन्होंने कहा बाकी छोड़ें, आप पार्लियामेंट की हालत देख लें, इनकी लिफ्ट्स की हालत देख लें। उसने कहा बाहर से इन्वेस्टर कैसे इस मुल्क में, हम उसको साथ लेकर आए। अब लिफ्ट में उसका बटन दबाते हैं, लिफ्ट नहीं चलती, तो उसका वो जो आया हुआ है सरमायाकार, उसका तो एतमाद ही वहीं पर खत्म हो जाता है कि जनाब ये कैसा मुल्क है जिसकी लिफ्ट से नहीं चल रही, मैंने यहाँ पे क्या करना है। प्लस उन्होंने कहा जनाब काम करें, उसने कहा प्राइवेट ये इसके सेक्टर के दफ्तर देख लें, उसने कहा हमारे दफ्तर देख लें, और ये सरकारी दफ्तर लेके इनकी सीढ़ियां देख लें, उसने कहा किसी सरकारी दफ्तर की, इनके मुलाजमीन का कंडक्ट देख लें, काम करने को तैयार ही नहीं है। और ओवर स्टाफिंग इतनी है, जो जहां पर 10 बंदों का काम है वहाँ पे 100 बंदे हैं, लेकिन काम करने को कोई तैयार नहीं। उसने कहा आप मतलब सफाई, जो बार बार बात, उन्होंने कहा सफाई देख लें, जिस मुल्क में सफाई नहीं है दफ्तरों में, उसने कहा इनकी सीढ़ियां जो हैं सरकारी दफातर की भरी पड़ी हैं गंद से, तो कौन इस मुल्क में करेगा। उसने कहा जो लोग हैं पार्लियामेंट की सफाई नहीं रख सकते, जो सरकारी दफ्तरों की सफाई नहीं रख सकते, आपका क्या ख्याल है PA को चला लेंगे। अब PA को चलाने के लिए 400-500 आपको मिलियन डॉलर की जरूरत है, आपको नए जहाज लेने जो उनके पास कहते हैं। अब नहीं, अब इस मुल्क की बदकिस्मती देखें कि उनके पास, इस मुल्क के पास 400-500 मिलियन डॉलर ही नहीं है कि जो इनको आगे वो करे। सो उन्होंने बड़ा तफसील से बताया कि दुनिया भर में ये काम जो है ना, ये स्टेट रियासतें नहीं करती होती कि वो इदारे चलाएं, बिजनेस करें, ये प्राइवेट सेक्टर करता है, उन्हें को करने दे। बैंकों की मिसाल दी, जैसे बैंक जो थे उन्होंने अर्ली 90s में किए गए, आज बैंकों को देखें कितना बड़ा प्रॉफिट है, क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस खत्म हुई है, उन्होंने कंपटीशन में आए हैं। और जो सरकारी मुलाजिम जो है वो तो सोचता है, माजरत के साथ सारे नहीं होंगे, बहुत अच्छे भी होंगे, उसमें नाराज ना हो जाए पूरी कौम। मेरे भी बहुत सारे जानने वाले को रिश्तेदार अगर सरकारी नौकरियां करते हैं, फेयर एनफ। सो उन्होंने कंपैरिजन ड्रा किया ना प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय का और ये सरकारी का, तो उन्होंने कहा आप इसको डिलीवर नहीं कर सकेंगे। दूसरी जो अहम चीज़ वहाँ पे निकली है वो खैर मतलब फैक्ट फिगर में जाए बगैर कि किन किन लोगों को ये अब ये पहले नाम सामने आ रहे हैं कि PA खरीदने वाले कौन लोग हैं। लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे कि PA खरीदने वाले कौन कौन से लोग हो सकते हैं। दुनिया ही वैसे ऐसे लग रहा है
है, सारी दुनिया ही इंटरेस्टेड है। हाँ देखे ना, ये मतलब इसमें वो है ना, बहुत कुछ इसमें माल नजर आ रहे हैं लोगों को। वो एक लंबी कहानी है, उसको हम उस पर भी बात करेंगे। वो कहते हैं 6 कंपनीज, इनको 8 कंपनीज ने इनको अप्लाई किया था, और उसमें से ये है इनको 6 को इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया है। एक इसमें वो कहते हैं फ्लाई आप जिनाह लिमिटेड, ये फ्लाई जिनाह लिमिटेड ऑलरेडी जो एयरलाइन है एयर ब्लू है। फिर आरएफ हबीब कॉरपोरेशन वो भी इसमें वो भी लेना चाहते हैं। फिर इसके बाद एक कंसोर्शियम इन्होंने बनाया है प्राइवेट, जिसमें पार्टीज हैं, इसमें वही भी इसमें होल्डिंग्स हैं, जिसमें ये पैनियर सीमेंट लिमिटेड है, आर्टिस्टिक में इसमें मिलनर्स लिमिटेड है, इसके बाद एएनएस कैपिटल प्राइवेट है, मेट्रो ये वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड है, इनका कंसोर्शियम है। एक और 5वां कंसोर्शियम है, ये पाक ये एथनॉल का है। कंसोर्शियम मेंबर जो है एयर सियाल है, ये सियालकोट की जो एयरलाइन है, ये भी इस कंसोर्शियम में शामिल है, ये भी खरीदने के इसमें है। फिर आपकी सरीन एयरलाइन है, ये प्राइवेट लिमिटेड। फिर लिबर्टी एक आपका पावर, अच्छा इसमें अंदाज़ा करें एक पावर प्लांट वाले भी शामिल हैं, वो भी लेना चाहते हैं। ये डरकी में जो है आपका लिबर्टी डरकी पावर प्लांट वो लेना चाहते हैं, वो भी इसमें है, कंसोर्शियम में है। फिर एक और कंसोर्शियम आपका ब्लू वर्ल्ड सिटी का। हाँ। इसमें देखें ब्लू वर्ल्ड आपकी एविएशन है, IRIS कम्युनिकेशन लिमिटेड। सो इसमें जनाब ब्लू वर्ल्ड भी है, प्रॉपर्टी वाले भी हैं, इसमें पावर वाले भी हैं, इसमें बिजनेसमैन भी हैं, एक्सपोर्टर भी हैं, और इसमें ऑलरेडी आरएफ हबीब कंस्ट्रक्शन वाले भी हैं। सो तमाम लोग इस वक्त गए हुए हैं मार्केट में। लास्टली उन्होंने कहा जनाब कि हम इसकी बिडिंग करेंगे, जो अलीम खान साहब ने कहा हम इसको वो करेंगे, ट्रांसपेरेंट होगी, मीडिया आएगा, लाइव दिखाएंगे, ताकि तमाम लोग जो है ना इसको बैठ कर देखें। बहरहाल PI के हवाले से अब ज़हनी तौर पर पूरी कौम भी तैयार हो चुकी है, मेरा ख्याल है लोग भी तैयार हो चुके हैं। ये उन्होंने ज़रूर कहा जनाब, जो अच्छी बात मुझे लगी, उन्होंने कहा लोग कहते हैं बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने कहा PI को चलाना जो है कोई बंदे इनको भी तो चाहिए ना, 90% इनको स्टाफ चाहिए ना। आखिर ये कहां से लाएंगे? अगर सबको निकाल देंगे तो फिर चलाएंगे कैसे? और लास्टली जो मुझे भूलना चाहूं, एवरेज उम्र जो कैबिन क्रू की है, मतलब जो आपको सर्व करते हैं जहाज के अंदर, जो उसमें एयर होस्टेस मेल हूँ या फीमेल सारे, एवरेज उम्र पाकिस्तान के उनकी जो क्रू है वहाँ पे कैबिन क्रू वो 47 है। मतलब कम से कम जो आप एवरेज रखें 47 है। तो उनका ये कहना था कि 47 मतलब उम्र एज के लोग अगर मेल फीमेल जहाज में सर्व कर रहे होंगे तो डेफिनेटली तौर पर नो ऑफेंसेस। अब इसमें जेंडर वाले मसले भी आ जाते हैं, हम कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि कमेटी में हुआ है। तो उनको कहना था हमें तो यंग लोग जो बात आप कह रहे हो काफी झिझक के कह रहे हो वो ठीक है, लेकिन पॉइंट ये है कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। 47 ईयर एज एवरेज एज है पाकिस्तान में जहाजों में जो आपका स्टाफ है जो सर्व करता है। इसके मुकाबले दूसरी जो एयरलाइंस हैं वहाँ पे 20s में है या कोई 30s में है या 30s में है, यंग लोग हैं वहाँ पे, मैं लोग ही कह सकता हूँ यंग लोग हैं यहाँ पे। 47 ईयर जिसको निकाले वो लड़ पड़ते हैं, जिसकी वजह से PI का ये मसला हो रहा है। सो इट वाज वेरी प्रोडक्टिव मेरे लिए, लर्निंग थी वहाँ पे। इट साउंड्स लाइक अ वेरी कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन। और अगेन वही बात है कि एज अ पाकिस्तानी हर कोई ये चाहता है कि जो भी इदारे हैं वो चलते रहें, रिगार्डलेस कि अब ये आई थिंक इस डिस्कशन से हम आगे निकल गए हैं कि वो प्राइवेटली चले या गवर्नमेंट के उस पर चले, बर्डन भी ना बने गवर्नमेंट के ऊपर। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। क्लास साहब बहुत शुक्रिया, आपने जो हमें इंसाइट दी, और यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।